नमस्कार। दिल्ली एनसीआर में हाल ही में एक बड़ी आतंक की साजिश को नाकाम किया गया है और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। ये काफी गंभीर मामला है। हमारे पास देखिए इस मामले से जुड़ी जो शुरुआती जांच रिपोर्ट्स हैं, पुलिस की ब्रीफिंग में और कई मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी भी है। तो हमारा मकसद ये है कि इन स्रोतों से जो भी जानकारी मिली है उसके आधार पे इस पूरी घटना के तथ्यों को बारीकी से समझें। हाँ, और ये भी देखें कि क्या क्या बरामद हुआ है। बिल्कुल, और इसके पीछे छुपे जो व्यापक सुरक्षा संकेत हैं उन पर भी गौर करें। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। जी, तो कहानी जो असल में शुरू होती है फरीदाबाद के किराए के मकान से। पुलिस ने वहां छापा मारा और जो मिला वो वाकई चौंकाने वाला था। हाँ, और ये कोई ऐसा वैसा छापा नहीं था, है ना? नहीं, ये कोई रूटीन छापा नहीं था, बल्कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस का एक सोचा समझा जॉइंट ऑपरेशन था। अच्छा। जो एक पुख्ता खुफिया जानकारी मिलने के बाद ही किया गया। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात ये है मतलब कि इस पूरे ऑपरेशन की जड़ें जो हैं वो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हैं। अच्छा, कैसे? वहाँ पुलिस डॉक्टर आदिल अहमद राथर नाम के एक डॉक्टर से पूछताछ कर रही थी और उसी पूछताछ के दौरान फरीदाबाद के इस ठिकाने का पता चला। ओह, यहाँ ये देखना मतलब महत्वपूर्ण है कि कैसे एक राज्य से मिली खुफिया जानकारी पर दूसरे राज्य में इतनी तेजी से और सटीकता से कार्रवाई हुई। सही बात है। ये तो राज्यों के पुलिस के बीच बेहतरीन तालमेल दिखाता है। बिल्कुल, और इसी तालमेल ने एक बड़े खतरे को वक्त रहते टाल दिया। बिल्कुल सही कहा आपने, तालमेल वाकई बेहतरीन था। अच्छा, अब आते हैं उस बरामदगी पर जिसने सबको चौंका दिया। जी। सबसे पहले तो भारी मात्रा में विस्फोटक मिला, बहुत भारी मात्रा में। कितना? करीब 360 किलोग्राम। आप सोचिए, 360 किलो, बाप रे। हाँ, और शुरुआत में कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था ये आरडीएक्स है। हाँ, मैंने भी सुना था, वो तो बहुत ही शक्तिशाली होता है। बहुत ज्यादा। लेकिन बाद में पुलिस ने साफ किया कि ये अमोनियम नाइट्रेट है। अच्छा, अमोनियम नाइट्रेट। हाँ, वही केमिकल जिसके गलत इस्तेमाल ने 2020 में बैरूत बंदरगाह पर वो भयानक धमाका किया था। ओ हाँ, बैरूत वाला हादसा, वो तो भयानक था, जिसने शहर का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया था। बिल्कुल। वैसे अमोनियम नाइट्रेट देखा जाए तो अपने आप में प्रतिबंधित तो नहीं है, क्योंकि इसका खेती में, इंडस्ट्री में काफी इस्तेमाल होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन बात यह है कि इसे सही सामग्री के साथ, खासकर एक अच्छे डेटोनेटर के साथ मिला दे तो ये बेहद खतरनाक विस्फोटक बन सकता है। बैरूत की घटना इसकी विनाशकारी क्षमता का एक बहुत ही दुखद उदाहरण है। सही है। इसीलिए ये जो बरामद अमोनियम नाइट्रेट है, इसके सैंपल्स तुरंत फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। हाँ, ये जरूरी है, ताकि इसकी सटीक क्षमता पता चले, क्वालिटी क्या है, इसमें क्या मिलाया गया है, ये सब पता लगाया जा सके। ये जांच बहुत अहम होगी। बिल्कुल। विस्फोटक तो था ही, लेकिन साथ में हथियारों का भी जखीरा मिला है। अच्छा, हथियार भी? हाँ, एक महिला डॉक्टर की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बताई जा रही है। उस गाड़ी से एक AK सीरीज की राइफल मिली है। AK सीरीज राइफल गाड़ी से? हाँ, और उसकी 3 मैगजीन और 83 जिंदा कारतूस। बाप रे। इसके अलावा एक पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोखे भी बरामद हुए हैं। गाड़ी से हथियार मिलना इस मामले को और भी उलझा देता है। बिल्कुल। यहाँ फिर सवाल उठता है कि उस महिला डॉक्टर की भूमिका क्या है। ये अभी तक साफ नहीं है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या वो जानबूझकर इस साजिश का हिस्सा थी, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि अनजाने में, बिना उसकी जानकारी के, उसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया हो? ये भी मुमकिन है। हाँ, ये जांच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। पुलिस बहुत सावधानी से इस एंगल को देख रही है। कई बार ऐसा होता है कि किसी को फंसाने के लिए या शक से बचने के लिए दूसरों की चीजों का इस्तेमाल कर लिया जाता है, जैसे गाड़ी या मकान। सही कहा। इसलिए बिना ठोस सबूत के किसी नतीजे पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। अच्छा, और हथियारों के अलावा बम बनाने का पूरा सामान भी मिला है। पूरा सामान? जैसे? करीब 5 किलो मेटल शैपनिल, धातु के छोटे छोटे टुकड़े या छर्रे। वो जो धमाके में फैलकर ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। साथ ही 20 टाइमर डिवाइस मिले हैं बैटरी के साथ। 20 टाइमर? इसका मतलब शायद अलग अलग समय पर धमाके करने की योजना थी। हो सकता है। और तो और 24 रिमोट कंट्रोल भी मिले हैं। रिमोट कंट्रोल यानी वायरलेस तरीके से धमाका करने के लिए। हाँ, जिनसे दूर बैठकर धमाका किया जा सकता है। फिर वॉकी टॉकी सेट, बिजली के तार, बैटरी पैक, सर्किट बोर्ड, ये सब भी बरामद हुआ है। बाप रे। अब देखिए तैयारी का स्तर देखिए। ये सिर्फ विस्फोटक जमा करने की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसे इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी दिख रही है।
हाँ, ये सामान सिर्फ इकट्ठा करके रखा नहीं गया था। ये तो एकदम साफ है। टाइमर और रिमोट कंट्रोल का मिलना ये सीधा इशारा करता है कि योजना नियंत्रित धमाकों की थी, जिन्हें शायद अलग अलग जगहों पर या एक के बाद एक अंजाम देना था। और एक और गौर करने वाली बात है, क्या? ये सारा सामान 12 सूटकेसों में पैक करके रखा गया था, 8 बड़े और 4 छोटे। सूटकेसों में? हाँ, और इनमें से कुछ सूटकेसों को अंदर से खास तरीके से इंसुलेट भी किया गया था। इंसुलेट? क्यों? ये शायद इसलिए किया गया होगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या गलती से कोई स्पार्क हो जाए तो समय से पहले धमाका ना हो जाए। अच्छा। ये दिखाता है कि इसके पीछे जो लोग थे वो सिर्फ विस्फोटक बनाना ही नहीं जानते थे, बल्कि उसे सुरक्षित तरीके से संभालने और इस्तेमाल करने में भी माहिर थे। काफी सावधानी बरत रहे थे। बहुत खतरनाक। इतनी बड़ी तैयारी के पीछे आखिर है कौन? फिलहाल 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, 2 डॉक्टर। पहले हैं डॉक्टर आदिल अहमद राथर, जैसा हमने पहले बताया वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, और उन्हीं से पूछताछ में फरीदाबाद वाले ठिकाने का खुलासा हुआ। जी। दूसरे हैं डॉक्टर मुजम्मिल शकील, ये फरीदाबाद में ही प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, लोकल डॉक्टर। हाँ, और इन्होंने ही वो मकान किराए पर लिया था जहां से ये सारा सामान बरामद हुआ है। तो जांच एजेंसियां क्या सोच रही हैं इनके बारे में? जांच एजेंसियों का शक है कि जो डॉक्टर राथर हैं उनके तार कट्टरपंथी और अलगाववादी नेटवर्कों से जुड़े हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी भूमिका दिल्ली एनसीआर में जो आतंकी सक्रिय हैं उनके लिए लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करने की थी, मतलब रहने की जगह, सामान लाना ले जाना, इस तरह की व्यवस्थाएं। अच्छा, लॉजिस्टिक सपोर्ट। और दूसरे डॉक्टर, डॉक्टर शकील? डॉक्टर शकील पर शक है कि उन्होंने अपने पेशे का फायदा उठाया, मतलब आतंकियों को सुरक्षित बना दी और एक तरह का सामाजिक कवर दिया, पहचान छुपाने में मदद की। यानी अपने डॉक्टर होने का फायदा उठाया? हाँ, ऐसा शक है। अब पुलिस उनके पूरे बैकग्राउंड की जांच कर रही है। उनके पैसे का लेन देन, वो किससे मिलते जुलते थे और क्या वो किसी स्लीपर सेल का हिस्सा तो नहीं थे, इन सब की गहराई से जांच हो रही है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक काफी चिंताजनक पैटर्न की ओर इशारा करता है। किस तरह का पैटर्न? कैसे समाज में भरोसेमंद और सम्मानित माने जाने वाले पेशों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक ढाल की तरह किया जा सकता है। हाँ, ये तो है। इसे हम भरोसे का हथियार बनना कह सकते हैं एक तरह से। भरोसे का हथियार। हाँ, ये बात सोचने पर मजबूर करती है। और जैसा आपने पहले बताया था, जिस महिला डॉक्टर की गाड़ी से राइफल मिली है, हाँ, उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस उसकी भूमिका की जांच कर रही है। जी। ये भी मुमकिन है कि उसे पता ही ना हो कि उसकी गाड़ी का इस्तेमाल इस तरह के खतरनाक काम के लिए किया जाए। ये बिल्कुल संभव है। कई बार लोग भरोसे में अपनी गाड़ी या दूसरी चीजें दे देते हैं और उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उसका क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है। सही बात है। इसलिए जांच पूरी होने और सारे तथ्य सामने आने तक हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब जरा जांच में मिले और सुरागों पर गौर करते हैं। जी। एक और बात जो चिंता बढ़ाती है वो ये कि ये विस्फोटक सामग्री जिस मकान में रखी गई थी, हाँ, उसके आसपास एकेडमिक संस्थान और अस्पताल या मेडिकल कॉलेज जैसी जगह हो सकती हैं। ओह, ये तो बहुत ही संवेदनशील इलाका हुआ फिर। हाँ, सोचिए अगर यहाँ कोई हादसा होता, कोई धमाका होता, तो जान माल का कितना भयानक नुकसान हो सकता था। ये घनी आबादी वाला इलाका है। बिल्कुल। बरामद विस्फोटकों की मात्रा यानी 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और बम बनाने के उपकरण जैसे टाइमर, रिमोट, शार्पनेल, इन सब को देखते हुए जांच एजेंसियां कई कोणों से सोच रही हैं। जैसे क्या संभावनाएं हो सकती हैं? एक संभावना ये है कि योजना कई छोटे-छोटे IUD मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाकर, हाथ से बनाए गए बम। हाँ, हाथ से बनाए गए बम, उन्हें दिल्ली एनसीआर में अलग-अलग भीड़-भाड़ वाली जगहों पर धमाके करने की थी ताकि ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाई जा सके। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि किसी गाड़ी में ये सारा विस्फोटक भरकर एक बड़ा VBID तैयार किया जाए। VBID मतलब? व्हीकल बोर्न IUD यानी गाड़ी बम। और फिर उसे किसी हाई प्रोफाइल टारगेट पर बड़े हमले के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये तो बहुत खतरनाक प्लान लगता है। हाँ, और जांच एजेंसियां इस मामले में पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों जैसे जैश-ए-मोहम्मद या लश्कर-ए-तैयबा के संभावित लिंक की भी जांच कर रही हैं। अच्छा, उनका लिंक क्यों देखा जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि अतीत में एनसीआर और देश के दूसरे हिस्सों में हुए कई हमलों में इन संगठनों का हाथ रहा है और उनका जो काम करने का तरीका है, मतलब मोडस ऑपरेंडी, हाँ, वो भी कुछ ऐसा ही देखा गया है। स्थानीय मदद लेना, आसानी से मिलने वाले विस्फोटकों का इस्तेमाल करना। तो इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या इस साजिश के तार सीधे सीमा पार से जुड़े हैं
ये जांच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होगा। बिल्कुल। इसके अलावा शुरुआती जांच में ये भी संकेत मिले हैं कि इस नेटवर्क में बातचीत के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा था। एन्क्रिप्टेड ऐप्स। और पैसों के लेन देन के लिए गुमनाम चैनलों का सहारा लिया जा रहा था। अच्छा, एनोनिमस पेमेंट चैनल्स। हाँ, ये तरीके अक्सर आतंकी नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं ताकि सुरक्षा एजेंसियों की नज़र से बच सकें। बिल्कुल। एन्क्रिप्टेड ऐप्स और हवाला जैसे गुमनाम चैनल्स, मतलब पैसे भेजने के अनौपचारिक नेटवर्क। जी। ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनमें बातचीत या पैसों के लेन देन को ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। सही है। इससे आतंकियों को अपनी पहचान छुपाने और अपनी योजनाओं को गुप्त रखने में मदद मिलती है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब सुरक्षा और रणनीति के लिहाज से इस घटना के क्या मायने हैं? पहली बात तो साफ है कि ये साजिश दिल्ली, एनसीआर जैसे बेहद घनी आबादी वाले महत्वपूर्ण शहरी इलाके में रची जा रही थी। हाँ। जहां अगर कोई हमला होता तो उसका असर बहुत ही विनाशकारी हो सकता था। निश्चित रूप से शहरी इलाके आतंकियों के लिए हमेशा से आकर्षक निशाना रहे हैं। यहाँ ज्यादा भीड़-भाड़ होती है, कई महत्वपूर्ण सरकारी और आर्थिक ठिकाने होते हैं और बड़ी आबादी में छिपना भी आसान होता है। लेकिन जो बात इस मामले को और ज्यादा गंभीर और चिंताजनक बनाती है वो है डॉक्टरों जैसे पढ़े लिखे और समाज में सम्मानित माने जाने वाले पेशेवरों का इसमें शामिल होना। हाँ, ये वाकई चिंता की बात है। जैसा हमने पहले कहा, इससे उन्हें एक स्वाभाविक सामाजिक कवर मिल जाता है। लोग उन पर आसानी से शक नहीं करते। सही है। ऊपर से उनकी शिक्षा और खासकर अगर वो मेडिकल या केमिकल फील्ड से हैं तो खतरनाक रसायनों या पदार्थों तक उनकी पहुंच का गलत इस्तेमाल हो सकता है। यह समाज के पढ़े लिखे तबके में भी कट्टरपंथ फैलने के बढ़ते ट्रेंड की ओर इशारा करता है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बिल्कुल नई और जटिल चुनौती है। हाँ। इसमें दिलचस्प बात यह है कि आतंकी संगठन अपनी रणनीति बदल रहे हैं। वो अब ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो समाज में आसानी से घुल मिल जाएं, जिन पर कोई शक न करे। लो प्रोफाइल लोग। हाँ, और जो पढ़े लिखे हों। ये लो प्रोफाइल या क्लीन स्किन ऑपरेटिव्स का इस्तेमाल है। और अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल का इतनी बड़ी मात्रा में मिलना भी अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। जी बिल्कुल। जैसा कि हमने बात की, ये भारत में पूरी तरह बैन तो नहीं है क्योंकि इसके वैध औद्योगिक और कृषि उपयोग हैं। हाँ। लेकिन इसके खरीदने, बेचने, स्टोर करने और ट्रांसपोर्टेशन पर कड़े नियम लागू हैं। इसके बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में इसका गलत हाथों में पहुंच जाना ये सवाल खड़ा करता है, क्या नियमों को ताक पर रखा गया? क्या कहीं भ्रष्टाचार हुआ? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वैध सप्लाई चेन से इसे चालाकी से डाइवर्ट किया गया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। ये सब जांच का विषय है। ये घटना एक बार फिर ड्यूअल यूज यानी दोहरे उपयोग वाले रसायनों के खतरे को सामने लाती है। ड्यूअल यूज केमिकल्स? हाँ, ये वो केमिकल हैं जिनका वैध इस्तेमाल भी है, लेकिन उनका दुरुपयोग आतंकवाद जैसी गतिविधियों में भी हो सकता है। यह रेगुलेटरी एजेंसियों जैसे विस्फोटक नियंत्रक संगठन PSO, हाँ PSO, और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के काम पर भी सवाल खड़े करता है। क्या मौजूदा निगरानी व्यवस्था पर्याप्त है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है? क्या स्टॉक वेरिफिकेशन ठीक से होता है? ये सब देखना होगा। हाँ। दिल्ली के इतने करीब इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को यकीनन हिला दिया है। जाहिर है। इसीलिए देश भर में, खासकर दिल्ली और आसपास के राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों और ऐसे और संभावित ठिकानों की तलाश में जुट गई हैं। अगर हम अतीत की ऐसी ही कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो एक पैटर्न सा उभरता दिखता है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे 2019 का पुलवामा हमला, उसमें CRPF के काफिले पर हमला करने के लिए गाड़ी में विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। हाँ, VBIED का। और मात्रा भी सैकड़ों किलो में थी। उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट शामिल हो सकता है। बिल्कुल। फिर 2021 में हैदराबाद में एक आतंकी मॉड्यूल पकड़ा गया था। हाँ, वो भी याद है। जिसमें इंजीनियर और दूसरे पेशेवर लोग शामिल थे। वो एक स्लीपर सेल का हिस्सा थे और हमले की योजना बना रहे थे। पिछले साल 2023 में भी दिल्ली के एक रिहायशी इलाके के अपार्टमेंट से कुछ केमिकल बरामद हुए थे। अच्छा। जिनके बारे में शक था कि वे बम बनाने के लिए रखे गए थे। हाँ, ये पैटर्न तो काफी स्पष्ट है और चिंताजनक भी है। क्या पैटर्न दिखता है आपको? पहला, कि पढ़े लिखे पेशेवरों का इस्तेमाल हो रहा है, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और पहुंच का फायदा उठाया जा रहा है। सही।
दूसरा, शहरी इलाकों में आम रिहायशी बस्तियों में किराए के मकान लेकर छिपना ताकि वो भीड़ में गुम रह सकें। और तीसरा, अमोनियम नाइट्रेट जैसे आसानी से उपलब्ध या डाइवर्ट किए जा सकने वाले विस्फोटकों का इस्तेमाल करना। इन्हें हासिल करना शायद RDX जैसे मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक से ज्यादा आसान हो। बिल्कुल सही। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन पैटर्न को समझना आतंकवाद से लड़ने की हमारी रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, कैसे? इससे हमें पता चलता है कि हमें किस तरह के प्रोफाइल पर ज्यादा ध्यान देना है, किन इलाकों में निगरानी बढ़ानी है और किन चीजों जैसे ड्यूअल यूज केमिकल्स की सप्लाई चेन पर ज्यादा सख्ती करनी है। ये दिखाता है कि आतंकवाद का खतरा स्थिर नहीं है, वो लगातार अपना रूप बदल रहा है। सही कहा। और हमें भी उससे निपटने के लिए अपनी रणनीतियों और सतर्कता के स्तर को लगातार अपडेट करते रहना होगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार क्या निकलता है? ये घटना एक कड़वी सच्चाई की तरह हमें फिर से याद दिलाती है कि आतंकवाद का खतरा कितना वास्तविक है, कितना करीब है और कितना अप्रत्याशित हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये खतरा सिर्फ सीमा पार से या दूर दराज के इलाकों से नहीं जाता, बल्कि हमारे अपने शहरों में, हमारे पड़ोस में और चिंताजनक रूप से समाज के उन तबकों में भी अपनी जड़ें जमा सकता है जिन्हें हम सबसे भरोसेमंद मानते हैं। बिल्कुल। निश्चित रूप से यह घटना दोहरे उपयोग वाले रसायन के रेगुलेशन की प्रभावशीलता पर, प्रोफेशनल्स की पृष्ठभूमि की जांच मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर, चाहे वो नौकरी के लिए हो या प्रैक्टिस के लाइसेंस के लिए, और हमारे खुफिया तंत्र की जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाने और उसे समय पर साझा करने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये बहुत अहम सवाल है। क्या मौजूदा निगरानी और जांच के तरीके इस तरह के अंदरूनी खतरों का पहले से पता लगाने में सक्षम है? ये बड़ा प्रश्न है। क्या पेशेवरों को लाइसेंस देते समय या संवेदनशील संस्थानों में नौकरी देते समय उनकी पृष्ठभूमि की जांच पर्याप्त रूप से गहरी होती है? ये कुछ मुश्किल सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना और उन पर कार्रवाई करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार मेरे मन में घूम रहा है जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे। क्या विचार? कि जब डॉक्टर जैसे पेशे जिन पर समाज आंख बंद करके भरोसा करता है, वही अगर शक के दायरे में आने लगे तो समाज और सुरक्षा एजेंसियां इस लगभग अदृश्य होते जा रहे खतरे से कैसे निपटें? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। ये सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की लड़ाई नहीं रह जाती है ना, बल्कि ये समाज के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है कि वो अपने अंदर पनप रहे इस जहर को कैसे पहचाने और कैसे रोके। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पर हम सबको मंथन करने की जरूरत है।